हेलो मित्रों, नमस्कार। मेरा नाम है दीपिका और आप सभी का नोटबुक आईएएस के इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम द हिंदू डेली करंट अफेयर्स को कवर करते हैं जो द हिंदू न्यूज़पेपर से संबंधित होता है। उन सारे ही जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स होते हैं और जो एडिटोरियल होता है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, उनको हम यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से कवर करने का प्रयास करते हैं, जिसमें हम आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड भी बताते हैं। तो चलिए इसी बात से हम इसको देख लेते हैं और ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं और उसके साथ ही साथ इसमें आपको कुछ एडिशनल नॉलेज भी प्राप्त होती है। तो इसी बात से हम चलते हैं, देखते हैं आप आज का अपने सारे आर्टिकल्स द हिंदू के कि क्या क्या आर्टिकल्स हैं हमारे पास। देखिए, आर्टिकल में आपने ये न्यूज़ सुनी होगी कि ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर जो है स्ट्राइक कर दिया था और जो है फिर पाकिस्तान ने रिटेलिएटरी वहाँ पे स्ट्राइक किया। तो इस न्यूज़ को हम थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। दूसरी न्यूज़ है हमारे पास जल्लीकट्टू की। जल्लीकट्टू की ऐसी बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, बस एक जो है इमेज निकली हुई है, लेकिन हम इस जल्लीकट्टू के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि ये बहुत टाइम से न्यूज़ में रहा है। तो देखेंगे कि यह क्या होता है। तीसरी न्यूज़ है हमारी सर्च फॉर डिटरेंस इन द रेड सी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक जो है एडिटोरियल निकला हुआ है, तो हम इस चीज़ को देखने का प्रयास करेंगे कि रेड सी में क्या चीज़ें चल रही हैं। ठीक। चौथी न्यूज़ है हमारी ऑन डिलिस्टिंग सम कुकीज़ोमी ट्राइब्स। कुकीज़ोमी ट्राइब्स के बारे में आपने सुना ही होगा। इसमें मैती ट्राइब्स के बारे में भी हम देखेंगे कि क्या क्या न्यूज़ में चल रहा है। पांचवी न्यूज़ है हमारी वेयर डू चाइना ताइवान रिलेशंस स्टैंड। चाइना ताइवान के बारे में थोड़ा सा ये वर्ल्ड आईआर के क्वेश्चंस है, थोड़े से आसपास के जो हमारी कंट्रीज है उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। छठा क्वेश्चन है हमारा, छठे नंबर का आर्टिकल है हमारा, ओवर हाफ ऑफ यूथ स्ट्रगलिंग विद बेसिक मैथ्स। असर की जो है रिपोर्ट आई है अभी अभी, तो उसके बारे में हम देखने का प्रयास करेंगे कि वो क्या कहती है। ठीक, तो चलिए इसी बात से हम शुरू करते हैं आज का अपना पहला आर्टिकल। पहला आर्टिकल क्या है हमारा कि पाकिस्तान स्लैम्स स्ट्राइक बाय ईरान रिकॉल्स इनवॉय। वहाँ से उसने अपने जो है इनवॉय को, जो उसका एम्बेसडर था, उसको बुलाया। लेकिन पहले जो है ईरान ने पाकिस्तान के जो है टेरिटरी में आक्रमण कर दिया था, अटैक कर दिया था, जिसको पाकिस्तान ने बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से देखा और कहा कि ये हमारी संप्रभुता पे और हमारे जो है एयर स्पेस का हनन है, जिसको ईरान ने माना नहीं। ईरान ने कहा कि हम वहाँ पे कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स थे जो हमारे यहाँ एज अ सेपरेटिस्ट का काम कर रहे थे, तो हम उन पे अटैक करने के लिए हमने वहाँ पे स्ट्राइक करी थी। ठीक, तो इसी को देखते हुए फिर क्या किया, पाकिस्तान ने भी धड़ाधड़ सोचा कि चलो अब हम इस चीज़ को तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंडिया ने ऐसा हमारे साथ किया ही था, बहुत पहले आपने सुना ही होगा न्यूज़ में, जब इंडिया ने जो है पाकिस्तान पे स्ट्राइक किया हुआ था, तो पाकिस्तान ने कहा हर कोई ऐसे आकर के हमारे यहाँ पे स्ट्राइक करके चला जाएगा तो फिर तो हमारी कंट्री का तो नाम ही बर्बाद हो जाएगा कि हम तो कुछ कर ही नहीं पाते हैं। तो इसी को देखते हुए पाकिस्तान ने भी जो है जाकर के ईरान में अटैक कर दिया। वहाँ के सिस्तान बलूचिस्तान का जो एरिया है, प्रोविंस है, वहाँ का बहुत ही बड़ा प्रोविंस है ईरान का, वहाँ पे जाकर के पाकिस्तान ने अटैक कर दिया और अब इनके बीच में जो है टेंशन लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। ठीक, तो ये थी ये न्यूज़ थोड़ी सी हमारी क्या कहते हैं ईरान और पाकिस्तान से संबंधित। तो मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में, इनका क्या कहना था, जो ईरान थे कि वो उन्होंने क्लेम किया था कि दे क्लेम टारगेटेड बेस फॉर अ मिलिटेंट सुन्नी सेपरेटिस्ट थे। वहाँ पे कुछ मिलिटेंट ग्रुप थे, कुछ आतंकवादी ग्रुप थे जिन पे अटैक किया था उन्होंने, और इसको फिर पाकिस्तान ने ब्लेटेंट वॉयलेशन का नाम दिया और फिर उन्होंने जा करके वहाँ पे खुद से भी स्ट्राइक करी। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले आर्टिकल की तरफ, देखते हैं अगला आर्टिकल क्या है हमारा। हम जल्दी जल्दी इसको कवर करने का प्रयास करेंगे। अगला आर्टिकल क्या है, बुल चैलेंज। ये हमेशा ही आप कुछ ना कुछ जो है इस टाइप की फ़ोटोज़ आप इमेजेस द हिंदू में देखते रहते होंगे। तो ये जो है हमारा जल्लीकट्टू से संबंधित न्यूज़ है। जल्लीकट्टू क्या है, ये तमिलनाडु में है, जो एक त्यौहार मनाया जाता है, जनवरी के महीने में मनाया जाता है। उनका पोंगल का त्यौहार होता है और जब फसल कटती है उनकी, जैसे धान की फसल जब कटती है तो वहाँ पे वो पोंगल आप कह सकते हैं, एक तरीके की वो रेसिपी बनाते हैं, मतलब कुछ खिचड़ी टाइप की या कुछ ऐसी होती है, मीठी रेसिपी होती है। ऐसा इनका 3 दिन का जो है कुछ फेस्टिवल चलता है। तो आखिरी दिन ये इस पे जो है ये बुल टेमिंग, इसको हम बुल टेमिंग भी कहते हैं। आप कई बारी जो है इंग्लिश न्यूज़पेपर में बुल टेमिंग सुनते रहते होंगे, तो मैं आपको बताऊं बुल टेमिंग भी कहते हैं। बुल टेम करना मतलब किसी को काबू करना या किसी को अपना पालतू बनाना, ये होता है बुल टेमिंग। तो यहाँ पे क्या है, हाँ ये देखिए, बुल टेमो टेकिंग पार्ट इन अ जल्लीकट्टू इवेंट इन अलंगनल्लूर नियर मदुरई ऑन वेंसडे। ठीक,
ये न्यूज़ थी और मैंने आपको बता दी कि ये कहाँ पे होता है, तमिलनाडु में होता है। इसके ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट में भी केसेस पहुंचे थे। वहाँ की जो है तमिलनाडु की कोर्ट ने और वहाँ की सरकार ने कुछ ऐसे जो है कुछ इंस्ट्रक्शंस लेकर के आई थी, जिसमें कहा गया था कि जल्लीकट्टू पे इस तरीके से बुल्स को जो है जो टेम करते हैं लोग, इसमें जो है जानवरों का मतलब नुकसान होता है या उनको तकलीफ होती है, तो इसको रोकने के लिए उन्होंने कुछ चीज़ें करी थी। बाद में उसको लेकर के लोग सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि ये हमारा सांस्कृतिक अधिकार है, जो कि आर्टिकल 29(1) उन्होंने क्या दिया था, ये किस चीज़ का, एक सेकेंड, उन्होंने किस चीज़ का जो है सहारा लिया था, आर्टिकल 29(1) कि ये जो है जो आर्टिकल 29(1) है ये हमारा सांस्कृतिक अधिकार है और इसको जो है सुरक्षित रखा जाए और इस पे जो है कोई भी रोक टोक ना लगाई जाए। ठीक, तो चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। बाद में इसको सुप्रीम कोर्ट ने उनके उस चीज़ को जो है बनाए रखा और अब ये जो है लगातार ये सारी चीज़ें आराम से चल रही हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला आर्टिकल क्या कहता है हमारा। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है ये, बहुत दिनों से न्यूज़ में है। आप हूती समुदाय, इजराइल, गाज़ा और इन सारी चीज़ों के बारे में देख रहे होंगे, तो यहाँ पर ये न्यूज़ है। न्यूज़ क्या कह रही है, ये आर्टिकल इन्होंने लिखा हुआ है सरबजीत सिंह परमार जी ने। ये इन्होंने बोला अ सर्च फॉर डिटरेंस इन द रेड सी, अ सर्च फॉर डिटरेंस इन द रेड सी। ये इसकी हेडिंग क्या कह रही है कि डिटरेंस रोकने के लिए जो वहाँ पे रेड सी में हूती समुदाय जो है आक्रमण कर रहे हैं, जो शिप्स पे आक्रमण कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए जो सर्च चल रही है उसके बारे में ये न्यूज़ हमारी कह रही है। ठीक, और ये न्यूज़ क्या है, थोड़ा सा मैं आपको इस चीज़ की बैकग्राउंड बताना चाहूँगी। देखिए यहाँ पे हमारे पास मैप भी है, तो मैप में मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा सा। ये है आपका रेड सी का एरिया। ठीक, पूरा मैं आपको वर्ल्ड मैप ही दिखा दे रही हूँ। वर्ल्ड मैप पे क्या हुआ, यहाँ पे ये रहा आपका इधर वाले एरिया में इजराइल और गाज़ा, ये वाला एरिया। ठीक, यहाँ पे आपका इजराइल गाज़ा, जहाँ पे लगातार जो है जब हमास ने कब 7 अक्टूबर को जो है स्ट्राइक कर दिया था इजराइल के ऊपर और वहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोगों को जो है मार दिया था उन्होंने। हमास क्या है, हमास फिलिस्तीन का एक जो है टेररिस्ट ग्रुप, आप कह लीजिए कि टेररिस्ट ग्रुप ही है वो हमास। उसने अचानक से स्ट्राइक कर दिया, इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया और हज़ारों लोगों को वहाँ पे मार दिया। तो फिर इजराइल ने भी भैया ठान लिया कि अब हम जो है हमास को तो छोड़ेंगे नहीं। ठीक, उन्होंने फिर क्या किया, पूरा के पूरे जो है गाज़ा पट्टी पे आक्रमण किया और अब पूरा का पूरा जो है कम से कम 25,000 से ज़्यादा लोगों की वहाँ पे मौत हो चुकी है। और इस चीज़ को लेकर के पूरी दुनिया में बहुत ही हल्ला मचा हुआ है। लेकिन जो हमारे नेतन्याहू जी हैं, इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ठान रखा है कि जब तक हम इन लोगों को ख़त्म नहीं कर देंगे तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। देखिए ये कल्चरल वो भी होता है, जो यहूदी लोग होते हैं उनमें एक होता है कि अगर वो किसी ने उनके ऊपर किया तो वो एकदम से उसको इतना ज़्यादा मतलब उसके दोगुने चौगुने तरीके से जो है रिटेलिएट करते हैं, उसको उसके ऊपर पलटवार करते हैं कि सामने वाला फिर उठ खड़ा होने की ताकत में ना बचे। लेकिन बात ये है कि बहुत टाइम से वहाँ के जो मेन निवासी थे वहाँ पे फिलिस्तीन लोग थे, बाद में वहाँ पे ये इजरायली गए, इजरायलियों ने फिर अपनी जो है वहाँ पे धीरे धीरे लड़ते झगड़ते वहाँ पे उन्होंने अपनी जगह बना ली और कंटिन्यूसली बहुत टाइम से जो है फिलिस्तीनियों को वो जो है फिलिस्तीनियों पे भी अटैक करते ही रहते थे बीच बीच में और उनको भी अपने यहाँ बंधक बनाते रहते थे और उनको जो है डराते धमकाते रहते थे, क्योंकि ताकत तो है ही है इजराइल के पास। ठीक है, तो इस वजह से और उनकी जो खुफिया एजेंसी है मोसाद उनकी खुफिया एजेंसी, आप जानते हैं दुनिया की सबसे ज़्यादा पावरफुल स्पाइंग एजेंसी में मानी जाती है। तो इन सब के चलते जो है उनके जो फिलिस्तीनी लोग हैं उनके अंदर भी जो है कट्टरता बढ़ती गई इजराइल को लेकर के, धीरे धीरे बढ़ते वो क्या हुआ कि फिर जो वहाँ का हमास मिलिटेंट ग्रुप है उन्होंने सोचा कि चलो अब इसी बात पे इनके ऊपर हम अटैक कर देते हैं और इनसे जो है थोड़ा सा इनको हम डराने की कोशिश करते हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ कि पलटवार उल्टा पड़ गया। उसके बाद जो है लगातार इतने दिनों से चल रहा है, कई हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं। जो अमेरिका है, अमेरिका को लेकर के जो फिलिस्तीनी लोग हैं जो और गाज़ा को सपोर्ट कर रहे हैं, फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि अमेरिका जो है इस चीज़ में डबल रोल प्ले कर रहा है। डबल रोल प्ले इन द सेंस कि जो अमेरिका है वो वेपन्स की बहुत अच्छी खासी मात्रा में सप्लाई कर रहा है इजराइल को और ऊपर से कह रहा है कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये बात हो गई। अब उसके बाद क्या है, अब ये रेड सी का मामला इसमें कहाँ से बैठ के आ जाता है, तो हम इस चीज़ को देखेंगे कि रेड सी इसमें कैसे इन्वॉल्व हो जाता है। रेड सी इन्वॉल्व कैसे हो जाता है कि जो भारत है,
भारत भी जो है, भारत रहा हमारा ये यहाँ पे, भारत भी पहले जो है किसके सपोर्ट में था? भारत सपोर्ट में था इजराइल के, क्योंकि इजराइल से हमारे बहुत पुराने रिश्ते हैं, बहुत ही बेहतर रिश्ते रहे हैं और वहाँ से हम बहुत से वेपन्स और सारी चीज़ों को मंगवाते रहे इजराइल से। तो जाहिर सी बात है कि इंडिया इस तरीके से डायरेक्टली ब्लैटेंटली जो है वॉइस रेज नहीं कर सकता था। लेकिन हालांकि साथ में इंडिया ने भी जो है फिलिस्तीनियों के लिए सपोर्ट सिस्टम भी भेजा, धीरे धीरे करके सपोर्ट करने की कोशिश भी करी। तो रेड सी देखिए यहाँ पे कैसे आ रहा है कि यमन है यहाँ पे, ये है आपका यमन, ये रहा रेड सी, ठीक, ये है बाबल मंडाब, ये है आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक, और यहाँ पे रही आपकी सुएज कनाल, ठीक। बात क्या हुई, यमन का एक समुदाय है जो जिसको हम बोलते हैं हूथी समुदाय, हूथी समुदाय, हूथीज, ठीक, हूथी समुदाय बोलते हैं हम, जो कि यमन का, और इसको जो है किसका आशीर्वाद प्राप्त है? वो ईरान का आशीर्वाद प्राप्त है। ईरानी समर्थित जो है हूथी समुदाय यमन में रहते हैं। यमन में वो बहुत पहले जब उनको लगा कि यमन के इस एरिया में रहते हैं, नॉर्थ वेस्ट एरिया में जो है, यहाँ पे उन्होंने पूरा एरिया कवर कर रखा है। यमन की जो राजधानी है, आपको बताना है कि यमन की राजधानी क्या है, चलिए मैं ही आपको बता देती हूँ। यमन की राजधानी क्या है? सना। तो सना को भी उन्होंने अपने कब्जे में ले रखा है। काफ़ी टाइम से यहाँ पे सिविल वॉर जैसी स्थितियाँ बनी हुई थी यमन में, और वो कहते थे कि जो यमन की गवर्नमेंट है वो जो है सही तरीके से चीज़ों को, डेवलपमेंट को इधर वेस्ट के एरिया में नहीं पहुंचा रही है। इसी को देखते हुए उन्होंने जो है सरकार पर कब्जा करने की कोशिश करी और उन्होंने इस पूरे एरिया पे अपना कब्जा जमा लिया है हूथियों ने, ठीक। तो इसका समर्थन प्राप्त है ईरान का। ये जो है शिया समुदाय के लोग हैं, ईरान के भी लोग जो है शिया समुदाय के लोग हैं, तो यहाँ पे इनको समर्थन प्राप्त है। ये क्या कर रहे हैं? ये समर्थन में है किसके? गाजा के, फिलिस्तीन के, जो यहाँ पे इजराइल अटैक कर रहा है जिनके ऊपर। और ये कह रहे हैं कि इजराइल को वहाँ पर फिलिस्तीनियों के ऊपर जो आक्रमण कर रहा है, इजराइल लगातार नरसंहार कर रहा है, जिनोसाइड कर रहा है, उसको रोकना चाहिए, ठीक। इसी के चलते उन्होंने कहा कि जो अमेरिका है वो सपोर्ट कर रहा है इजराइल को, भारत को लेकर के भी उन लोगों को अंदर गुस्सा है। तो इन्होंने कहा कि अब इधर से जितनी भी शिप्स जाती हैं, जो व्यापार के लिए जो शिप्स जाती हैं इधर से, उस पर उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया, जो रेड सी से होकर के जा रही थी। अब आप जानते होंगे रेड सी का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे ट्रेड में, वर्ल्ड ट्रेड में। आप देख रहे हैं ये जो है सुएज कनाल बनी थी, मिस्र ने बनवाई थी बाद में। यहाँ पे पहले सुएज कनाल नहीं थी, तो क्या होता था कि इधर से पूरा घूम करके ये ट्रेड के लिए सारी शिप्स को जाना पड़ता था। तो जाहिर सी बात है कि अगर इतनी ज़्यादा घूम करके जाएंगी तो उनकी लागत बढ़ेगी, उनका खर्चा बढ़ेगा। तो बीच में सुएज कनाल को, सुएज नहर को बनाया गया था, जिससे कि ये जो है वहाँ से इस दूरी को कम किया जा सके और जो है खर्चे को कम किया जा सके, जो वर्ल्ड ट्रेड की लागत थी। लगभग दुनिया का 15% वर्ल्ड ट्रेड जो है वो कहाँ पे होता है? 15% वर्ल्ड ट्रेड होता है इस जो है रेड सी के थ्रू। कभी 12% आप देखेंगे, कभी 15%, तो इसके बीच में लगातार वर्ल्ड ट्रेड होता है। तो ये जो हूथी समुदाय था, वो जो यहाँ पे शिप्स थी, जो अमेरिका से जो है बाउंड शिप्स थी और जो इंडिया से थी, आपने सुना होगा साई बाबा और प्लूतो, ऐसा करके कुछ जो है जो शिप्स थी, उनके ऊपर उन्होंने अटैक किया। कुछ शिप्स को हाईजैक करने की भी उन्होंने कोशिश की, जिनको जो है बाद में हमने रेस्क्यू भी किया। और यहाँ पे सोमालिया जो है, यहाँ पे सोमालिया के लुटेरे रहते हैं, वो अलग। लेकिन जो सोमालिया के लुटेरे हैं उनकी अलग कहानी है। वो लोग क्या करते हैं? वो लोग सिर्फ पायरेसी करते हैं, वो लोग हैं पायरेट्स हैं, वो समुद्री लुटेरे हैं। उनको क्या है, यहाँ पे गरीबी इतनी ज़्यादा है तो उनको पैसे चाहिए होते हैं, तो जो भी शिप्स आती हैं उन पे वो एक बारी जो है उसको हाईजैक करने की कोशिश करते हैं, और उनसे जब उनको पैसे मिल जाते हैं तो वो वापस चले जाते हैं चुपचाप से, ठीक। तो ये पैसे के लिए काम करते हैं। लेकिन ये जो हूती लोग हैं, ये पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ये जो है इनका एजेंडा अलग है, ठीक है। तो ये सारी कहानी रही आपकी। तो इसमें यही चीज़ है कि जो अमेरिका है, देखिए यहाँ ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। और इंडिया का जो है व्यापार इस सुएज कनाल से बहुत ज़्यादा होता है। ये जो रेड सी का एरिया है, यहाँ से इंडिया का भी व्यापार बहुत ज़्यादा होता है। अब जब से इन्होंने यहाँ पे आक्रमण करना शुरू किया है, तो सारे के सारे जो शिप्स हैं वो यहाँ से फिर से घूम करके, ये साउथ अफ्रीका का केप ऑफ गुड होप है यहाँ पे, ये नीचे, यहाँ से घूमती हुई अब सारा व्यापार इधर जा रहा है और फिर इधर जा रहा है, ठीक है। तो इससे लागत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और ये भी है कि नियर फ्यूचर में अगर कंटिन्यूसली ऐसा ही रहा तो
वर्ल्ड इकोनॉमी पूरे इन्फ्लेशन में आ सकती है, क्योंकि अब यहाँ पे लागत ज़्यादा बढ़ेगी तो चीज़ों के दाम बढ़ेंगे और जो है पेट्रोल की लागत बढ़ेगी सारी चीज़ों की, तो इससे पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी जो है हिल सकती है। ठीक है, तो इसको देखते हुए अमेरिका ने कई बारी इनको जो है वार्न किया था कि आप लोग ऐसा मत करिए, लेकिन ये नहीं माने। तो फिर बाद में अमेरिका ने, आपने न्यूज़ में देखा होगा कि अमेरिका और ब्रिटेन ने मिल करके इनके ऊपर स्ट्राइक कर दिया, अटैक किया और फिर उनको जो है तहस नहस करना शुरू कर दिया। कई जगहों पर जा करके सीधे यमन में उन्होंने जो है अटैक करना शुरू किया और इनको तहस नहस करना शुरू किया। जिसमें अब ये आर्टिकल क्या कह रहा है, जिसमें इंडिया भी जो है साथ दे रहा है। आर्टिकल क्या कह रहा है, आर्टिकल ये कह रहा है कि यहाँ पे जैसे ये कि जो हुतीज हैं वो काफ़ी तरीके के जो नए नए वेपन्स हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे अटैकिंग में। ड्रोन्स एंड एंटी शिप्स बैलिस्टिक मिसाइल्स, ASBMS एंटी शिप्स बैलिस्टिक मिसाइल्स। ठीक, ये ASBMS जो है वो वहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं। ऊपर से क्या है कि वहाँ पर एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है जो कि यूएस ब्रिटेन मिल करके, जिसमें इंडिया भी सपोर्ट कर रहा था। वो क्या था, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन। ठीक, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन उस एरिया में जो है जिससे अटैक ना करे ये लोग और सारी चीज़ों को रोकने के लिए, वर्ल्ड ट्रेड आराम से शांति से चलता रहे, उसके लिए ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन बनाया गया था। और देखिए यूएस की कुछ ऐसी फोर्स हैं जो, यूएस महाशक्ति ऐसे ही नहीं कहलाता, उसकी जो फोर्सेस है ऑल ओवर वर्ल्ड हर जगह पे हैं। उसका अलग अलग कमांड है, नॉर्थ कमांड हो गया, पैसिफिक कमांड हो गया, ये वेस्ट एशिया का कमांड हो गया। तो ये पूरा जो है हर जगह पे वो मॉनिटर करता ही रहता है कि कहाँ पे क्या चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी उसकी जो है, और यहाँ पे एक बनी हुई है मैरीटाइम, कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस, जो कि कई देशों से मिलकर के बनी हुई है। कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस हैं, टास्क फोर्स 153 कंट्रीज। लेकिन बात यह है कि अभी के टाइम पे जो मैरीटाइम, ये कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज हैं, इनमें जितनी कंट्रीज हैं वो साथ में कोऑपरेट नहीं कर रही हैं। ये आर्टिकल ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर वो कोऑपरेट नहीं कर रही हैं साथ में, तो इसी वजह से इसका फ़ायदा उठा रहे हैं ये हुतीज़। क्योंकि यहाँ पे हर जो कंट्री है आज के टाइम पे, दुनिया की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके अलग अलग हित जुड़े हुए हैं, चाहे वो इजराइल गाज़ा का युद्ध हो, चाहे यमन का हो, चाहे वो रशिया यूक्रेन का युद्ध हो। हर जगह से हर जो है कंट्री के, हर देश के साथ में अलग अलग उनके जो है अपने हित जुड़े हैं। तो उसके मद्देनज़र उस तरीके से वो जो है अपना जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसको उस तरीके से वो चलाने का प्रयास कर रही हैं। तो इसके चलते क्या हो रहा है कि जो मैरीटाइम कंबाइंड फोर्सेस हैं ये सही से काम नहीं कर पा रही वहाँ पे, जिससे कि आक्रमण और लगातार हुतियों का हमला बढ़ता जा रहा है। ठीक, ये यही कह रहा है कि द हुतीज अपीयर टू बी टेकिंग एडवांटेज ऑफ द लैक ऑफ अ कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स इन इंश्योरिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी। ठीक, जो समुद्री सिक्योरिटी है, समुद्री सुरक्षा है, उसको इंश्योर करने में जो है ये लैक हो रहा है। तो इस वजह से वो जो है, तो इसलिए ये जो है कहना चाह रहा है आर्टिकल की जो जितने लोग हैं सारे के सारे जो है मिल करके साथ में काम करें, कोऑर्डिनेट करें, जिससे इनको जो है रोका जा सके। वहाँ पे अगर अलग अलग करेंगे तो उनको इस चीज़ का बल मिलता रहेगा और वो जो है अपना, क्या आप लोगों को नहीं लगता कि दुनिया पूरी की पूरी जो है एक अलग ही तरफ जा रही है? इधर 2 साल से रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, अलग ही चल रहा है। इधर जो है चाइना ताइवान का अलग ही मुद्दा चलता रहता है। अभी रिसेंटली इजराइल गाजा का इतना बड़ा भयानक जो है युद्ध छिड़ चुका है, ऊपर से उसमें कूदने के लिए तैयार है ईरान, यमन के हुतीस कूदे हुए हैं, लेबनान के हिजबुल्लाह कूदे हुए हैं उसमें। हर कोई अपने अपने तरीके से उसमें कूदने का प्रयास कर रहा है। इधर अमेरिका जो है अलग सपोर्ट कर रहा है, इधर जो है क्या मालदीव्स जो है अभी अलग उसके प्रधानमंत्री चुन के आए हैं, तो वो इंडिया को अलग ही जो है अलग तरीके से ही बात किए जा रहे हैं। तो पूरा का पूरा एकदम से अलग ही सिनेरियो इस टाइम पे बना हुआ है। पूरे वर्ल्ड में टर्मोइल चल रहा है, उठापटक चल रही है। ठीक है, तो ये था हमारा जो है आर्टिकल। ये यही कह रहा है कि जो एक है नाटो आप लोग ने सुना होगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो जो है, जो यूरोपियन कंट्रीज़ है उनका अपना एक जो है ग्रुप है सारी कंट्रीज़ का। वो ऐसा मानते हैं कि जो उसमें जो भी कंट्रीज़ होती हैं नाटो में, नाटो के मेंबर्स होते हैं, अगर उनके किसी भी एक मेंबर पे कहीं से भी अटैक होता है तो वो जो है अटैक पूरे सारे के सारे पूरे नाटो ग्रुप पे माना जाएगा और वो सारे के सारे नाटो ग्रुप जो है उसको सपोर्ट करेंगे। तो ये नाटो का बेसिक जो है उद्देश्य था जिसकी वजह से ये बनाया गया था। ठीक है, तो ये रहा हमारा सारा ये रेड सी से पूरा का पूरा पूरी की पूरी मैंने आपको जो है
कहानी बता दी है यहाँ पे। देयर हैज़ इवन बीन एन इंस्टेंस ऑफ द हाईजैकिंग ऑफ द गैलेक्सी लीडर यूजिंग अ हेलीकॉप्टर। यहाँ पे एक जो है गैलेक्सी लीडर शिप थी जिसको उन्होंने हेलीकॉप्टर से जो है हूतियों ने हाईजैक करने का प्रयास किया था। ठीक है, तो ये कुछ कुछ ऐसी न्यूज़ थी जो मैंने आपको सारी कहानी बता दी है, और कुछ बचता है तो हम आगे की भी चीज़ों में देखते रहेंगे अगर अलग से कोई न्यूज़ आती है। तो चलते हैं हम अब अपने अगले आर्टिकल की तरफ। ये सारी कहानी थी, ये सारा मैंने आपको मैप दिखा दिया है, और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये रहा आपका ईरान, ये रहा आपका ईरान। ठीक, एक सेकेंड, ये रहा आपका ईरान। यहीं पे ही इनका जो है सिस्तान बलोचिस्तान का प्रोविंस है, यहीं पे इसी एरिया में। तो यहीं पे जो है पाकिस्तान ने आक्रमण किया हुआ है अभी के टाइम पे। आप देख लीजिए, ये आपके वर्ल्ड मैप के क्वेश्चन में बहुत ही काम आ सकते हैं ये सारी चीज़ें। ये है आपका ईरान, और यहाँ पे ये है जो सऊदी अरेबिया का एरिया है, ये अरेबियन सी है अपना, और इधर के ऊपर जो है ये ईरान है। और यहीं पे ही जो है क्या किया हुआ है, पाकिस्तान ने भी स्ट्राइक कर दी है। भाई जाहिर सी बात है किसी को भी दुख हो सकता है कि हमारी सॉवरेंटी पे कोई, हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और दूसरे कंट्री की संप्रभुता को जो है सम्मान देने वाला कोई एक आर्टिकल है। आप लोग वो ढूंढ करके जरा से बताइएगा कि हमारे संविधान में, ये हमारे खुद के संविधान में ये आर्टिकल है, तो आप इसको ढूंढ के बताने का प्रयास कीजिएगा कि वो कौन सा आर्टिकल है। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले आर्टिकल की तरफ। हमारा अगला आर्टिकल क्या है, ऑन डीलिस्टिंग सम कुकी ज़ोमी ट्राइब्स। ठीक है, आप जानते होंगे कि जो मणिपुर का पूरा मामला था 2023, मई 2023 से जो है पूरा मामला चल रहा था लगातार, वहाँ पे कितनी ही हद से ज़्यादा मतलब दिक्कत हुई है हमारी कंट्री में, लड़ाई। और ये मैती और कुकीज़ोमी जो ग्रुप थे ये मिलकर के वहाँ पे लड़ाई कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या है, ये यही न्यूज़ निकली हुई है कि जो डीलिस्टिंग जो कुकीज़ोमी कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पे जो एसटी वाली शेड्यूल ट्राइब्स का जो वो है, वहाँ पे जो हमारी केंद्र सरकार है उसने बोल दिया कि सबसे पहले क्या न्यूज़ थी, सबसे पहले वहाँ की जो है हाई कोर्ट ने ही बोल दिया था कि जो कुछ कुकीज़ोमी संप्रदाय हैं उनमें से कुछ को शेड्यूल ट्राइब्स वाली जो लिस्ट है उनसे बाहर किया जाना चाहिए, और जो मैतेई संप्रदाय है उनमें से कुछ लोगों को उसमें जो है शामिल किया जाना चाहिए। ये सिंपल सी बात थी, जिस पे जो है मैतेइयों को अलग गुस्सा आया और कुकीज़ोमी को अलग गुस्सा आया। आपस में वहाँ पे जो है भयानक जो है दंगे हो गए। ठीक, और आपने सुना होगा, यार मुझे तो सच में समझ नहीं आता कि जब भी कहीं पे भी कोई लड़ाई होती है उसका सब मिलाकर के दंश झेलना पड़ता है। फाइनली जाकर के औरतों पे, इतने औरतों को उठा करके वहाँ पे इतने गंदे तरीके से औरतों को ट्रीट किया था, और इतने आपने देखे होंगे वीडियो भी वायरल हो रहे थे वहाँ पे। पता नहीं लोगों का कैसा दिमाग है। चलिए हम अपनी ये चीज़ें देखते हैं कि वहाँ पे यही कह दिया गया था कि कुकीज़ोमी ट्राइब्स फ्रॉम द शेड्यूल्ड ट्राइब्स लिस्ट ऑफ मणिपुर हटाने के लिए बात कर दी गई थी, जिसकी वजह से वहाँ पे लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी। और जो ये मैतेई संप्रदाय है, जो मैतेई संप्रदाय है, ये लोग कह रहे हैं कि ये जो सारे के सारे कुकीज़ोमी जो लुशाई जोमी ट्राइब्स, जोऊ, एनी, कुकी ट्राइब्स, ये सारे के सारे जो कुकी, जोमी, लुशाई, ये जो सारे ट्राइब्स हैं, इनको कहते हैं कि ये बाहर से आई हुई ट्राइब्स हैं। यहाँ जो है हमारी खुद की ट्राइब्स नहीं है जो इंडिया की। ये म्यांमार और वहाँ से जब वहाँ पे लड़ाई वड़ाई हुई थी बहुत टाइम पहले, तो यहाँ पे ज़बरदस्ती जो है इलीगल तरीके से इंडिया में माइग्रेट कर गए थे, ये वो लोग हैं। और ये जो है जो जोमी कुकी समुदाय है, ये जो है वैली वाले एरिया पे, मैदानी वाले भागों में रहते हैं। और जो मैतेई संप्रदाय है वो समुदाय है, वो कहाँ रहता है, वो हिली एरियाज़ में रहता है। लेकिन बात यह है कि जो हिली एरियाज़ में लोग रहते हैं, वहाँ के जो खुद के रहने वाले लोग हैं, जो एसटी संप्रदाय है वहाँ का, जो हिली एरिया का, उन्हीं को वहाँ पे ज़मीन खरीदने का अधिकार है। तो मैतेइयों ने जाकर के कोर्ट में बोल दिया कि हमें भी जो है इसका अधिकार मिलना चाहिए, हम भी वहाँ पे ज़मीन खरीद सकें खुद के लिए। हम इतने सालों से रहते चले आ रहे हैं, हम वहाँ पे ज़मीन खरीद सकें और वहाँ पे हम रह सकें, तो हमारे लिए, हमारे इस अधिकार को भी इंश्योर करने के लिए सरकार को कुछ करना चाहिए। तो इसी बात को लेकर के वो चले गए थे कोर्ट के पास। ठीक, क्योंकि वहाँ पे जो एसटी समुदाय है उसको ही अधिकार है वहाँ पे ज़मीन को खरीदने का। और फिर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी जो है मणिपुर की सरकार से बोल दिया कि आपको इस चीज़ पे एक बारी देखना चाहिए कि वहाँ की जो एससी एसटी जो एसटीज़ हैं, कुकी, जोमी, कुछ ऐसे हैं जिनको जो है एसटी के लिस्ट में नहीं होना चाहिए, और जो है जो मैतेईज़ हैं उनमें से जो है कुछ को एसटी के लिस्ट में होना चाहिए। तो यही सारा मुद्दा था, फिर से दोबारा से एक बार ये न्यूज़ में बना हुआ है।
तो चलिए अब हम आगे देख लेते हैं अगर आर्टिकल हमारा क्या कह रहा है, या आप फोटो भी देख सकते हैं कितने ही बुरे तरीके से वहाँ हालात हो गए थे। जैसे इजराइल गाज़ा का हालात देखने में लगता है कुछ कुछ वैसा सा हालात हमारे जो है मणिपुर का भी हो गया था एक टाइम पे। यहाँ पे 2 कमीशन भी बने हुए थे एसटीज और एससीज को लेकर के। वो एक क्या था आपका, जैसे ये क्वेश्चन आ सकता है कभी आपको कि ये कमीशन किससे संबंधित है, संबंधित किससे है? लोकूर कमीशन 1965 में बना था। लोकूर कमीशन आपका कब बना था? 1965 में बना था। ठीक, चलिए अगले आर्टिकल की तरफ हम पढ़ रहे हैं, जल्दी से देखते हैं हमारा अगला आर्टिकल क्या कहता है। अगला आर्टिकल क्या है हमारा, आप इसको आईआर से देख सकते हैं, वर्ल्ड मैप से देख सकते हैं, कई चीज़ों से जोड़ करके देख सकते हैं। आपके इंडिया से जो है आसपास के जो क्षेत्र हैं उनसे संबंधित चीज़ों को देख सकते हैं। तो ये है वेयर डू चाइना ताइवान रिलेशंस स्टैंड। ताइवान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसको चाइना हमेशा से ये कहता आया है कि ये जो है कोई अलग कंट्री नहीं है, ये हमारा ही भाग है। अभी अभी जो जब न्यू ईयर था इस पे भी जो है शी जिनपिंग जी ने, जो चाइना के पीएम हैं, उन्होंने बोला कि हमारी पूरी कोशिश है कि हम ताइवान को जो है अपने में शामिल करें। इस तरीके का कोई उन्होंने जो है अपना स्टेटमेंट दिया था। तो अभी क्या हो गया कि जो एक नौरू आइलैंड है छोटा सा, ये जो है आपके पैसिफिक ओशियन में है, प्रशांत महासागर में है। तो ये जो है इसने अपने रिलेशंस, पहले इसके संबंध किससे थे? ताइवान के साथ में इसके इंडिपेंडेंट संबंध थे। ताइपेई वहाँ की राजधानी जो है, ताइपेई के साथ में इंडिपेंडेंट संबंध थे, लेकिन अब इसको ये शिफ्ट करके बीजिंग के पास जा रहा है। चाइना का ये क्या रहा है, एक उसकी अपनी स्ट्रेटेजी रही है कि जो आसपास की छोटे छोटे जो कंट्रीज हैं उनको एक तरीके से या तो प्रलोभन दे करके या डरा धमका करके या किसी तरीके का जो है उनके साथ कुछ गेम इस तरीके का करके उनको जो है अपनी तरफ आकर्षित करना। हालांकि चाइना खुद भी बहुत ही ज़्यादा ऋण में चल रहा है, ऐसा नहीं है कि चाइना बहुत ही फ्लरिश्ड हो रखा है। तो ये सारी चीज़ें करके वो कुछ कुछ ऐसे गेम खेलता रहता है जिससे कि आसपास की सारी कंट्रीज़ को जो है अपने अंडर में लिया जा सके। तो यही है कि वो वहाँ से शिफ्ट करके अरे क्या कहते हैं, बीजिंग के पास में जा रहा है, क्या, नौरू आइलैंड। तो जो ताइवान है वहाँ के जो खुद के लोग हैं वो इस चीज़ को कैसे देखते हैं? जो चाइना कहता है कि ताइवान हमारा ही पार्ट है, उसकी जो है अलग इतिहास बताते हैं वो लोग कि हमारा ऐसा इतिहास रहा है, बहुत ही अच्छा ये है वो है। लेकिन जो ताइवान के लोग हैं वो उस चीज़ को नहीं मानते। 1996 में यहाँ पे सबसे पहले डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए थे। 1996 में ताइवान में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए थे। आप जानते होंगे कि चाइना जो है साम्यवादी कंट्री है, ठीक है, और ये जो है लोकतांत्रिक जो है अपने को लोकतांत्रिक तरीके से रिप्रेजेंट करता है, क्या, ताइवान। जब 1996 में वहाँ पे इलेक्शन हुए थे तो चाइना ने उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्राइक किया था, वहाँ के लोगों को बहुत डराया धमकाया, मारा पीटा और जो है लोगों को बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट किया। लेकिन इससे क्या हो, वहाँ के लोगों में जोश और बढ़ता गया और वो और तरीके से अपनी जो है संस्था को और ज़्यादा डेवलप करने लग गए और वो पूरे तरीके से डेमोक्रेटिक हो गए। और वो जो है चाइना की इस चीज़ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। चाइना इस तरीके से जो है डराना धमकाना तो चाइना का एक तरीके का काम ही है। आप अभी आपने देखा होगा कि जो मालदीव के प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद मुइज़ू, वो भी पहुंच चुके हैं चाइना के पास कि आइए आप हमारे पास में जो है टूरिज़्म को बढ़ाइए और हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करिए। तो चाइना सोचता है कि कुछ ना कुछ करके इंडिया को थोड़ा सा डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से अपने अंडर में रखा जाए और उसको नीचा दिखाया जाए। तो लेकिन अब हम हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री और चाइना है एक साम्यवादी कंट्री। कुछ भी हो, हम किसी भी लेवल से जो है डेवलप कर रहे हो, कोई कह सकता है कि चाइना एक साम्यवादी देश है तो वो इस तरीके से जो है डेवलप कर रहा है, वैसे कर रहा है, ऐसा कर रहा है। लेकिन डेमोक्रेसी में होना अपने आप में एक जो है आशीर्वाद है हमारे लिए। इस चीज़ को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे रह के जैसे जितने फ्रीडम के साथ में चीज़ों को बोल लेते हैं, कह लेते हैं, लोगों से इंटरेक्ट कर लेते हैं, वैसा वहाँ पे करना उतना आसान नहीं है। और अपनी आज़ादी को खो करके आप हफ्ते भर रह करके अपनी आज़ादी को खो करके देखिए, फिर आपको महसूस होगा कि जो है असली में आज़ादी होती क्या है, फिर आपको उसकी कीमत समझ में आएगी। ऐसे कहना बहुत ही आसान होता है हमारे लिए, ठीक है। तो चलिए ये न्यूज़ थी इसकी। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ हमारी क्या है? अगली न्यूज़ है हमारी असर की रिपोर्ट आई है, ठीक है।
असर की रिपोर्ट क्या है, ये रिपोर्ट क्या है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। एक है हमारा प्रथम फाउंडेशन जो कि एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, अलाभकारी संस्था है, वो जो है एक रिपोर्ट निकालती है हमारी एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, जिसको हम असर के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। तो इसका जो है टाइटल क्या था इस बार का इनका टाइटल क्या था, बियॉन्ड बेसिक्स, बियॉन्ड बेसिक्स, बियॉन्ड बेसिक्स इनका टाइटल था। और ये प्रथम फाउंडेशन निकालता है और इन्होंने अभी जो है 14 से लेकर के 18 वर्ष के टीनेजर्स को जो है इसमें शामिल किया और इन्होंने 28 जो है जिलों में सर्वेक्षण किया, 26 राज्यों के 28 जिलों में इन्होंने सर्वेक्षण किया हुआ है। और जिसके आधार पर ये बताया जा रहा है कि ओवर हाफ ऑफ द यूथ, जो हमारी यूथ है उसमें से आधे से भी ज़्यादा लोग जो है बेसिक मैथ्स को समझने में बहुत ही उनको मुश्किल होती है। आप में से भी जिन लोगों की मैथ्स कमज़ोर होगी वो इस दंश को जानते होंगे, इस पीड़ा को समझते होंगे। मेरी भी मैथ्स उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मैं इस चीज़ को समझ सकती हूँ। और इसमें साथ में ही ये बताया गया है कि लगभग जो 25%, 25, एक चौथाई जो हमारा टीन एज है, जो हमारा यूथ है 25%, आप समझ रहे हैं, उसमें से 14 से 18 साल के 25% बच्चे क्या 2 क्लास की टेक्स्ट को, इंग्लिश की टेक्स्ट को अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि हमारी एजुकेशन सिस्टम की जो है, सिस्टम का कितना बुरा हाल है कि इतने बड़े होने के बाद हम, आप कह सकते हैं लिटरेसी रेट कुछ भी हो सकता है लेकिन एजुकेशन तो उस लेवल का नहीं है। लिटरेट होने का मतलब आप लिख सकते हैं, आप अपना नाम लिख सकते हैं, आप एक साइन कर सकते हैं, लेकिन एजुकेट होने का मतलब है अपनी हर चीज़ को समझना, डिसीजन लेना, चीज़ों को देखना कि हमारे लिए क्या बुरा हो सकता है, हमारे लिए क्या अच्छा हो सकता है। वो चीज़ें लोगों में तो बहुत ही कम परसेंटेज में है इस टाइम पे भी, और इस चीज़ को लाना बहुत ही बड़ी ज़रूरत है क्योंकि हम जो है दुनिया के सबसे ज़्यादा यूथ वाली पॉपुलेशन है। जब तक आप ऐसी चीज़ों को हम यहाँ पे देखेंगे तो ये चीज़ें हमारे कब तक जो है इकोनॉमी में सपोर्ट कर सकती हैं, ठीक है। और इसके लिए हमें ये चीज़ों को ध्यान रखना ही पड़ेगा। देखिए, ओवरऑल 86.8% ऑफ 14 to 18 ईयर ओल्ड्स आर एनरोल्ड इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक। जो सब मिलाकर के 86.8% 14 से 18 साल के जो बच्चे हैं वो जो है इनरोल हुए हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में, ठीक है। उन्होंने कहीं ना कहीं पे जो है अपना एनरोलमेंट लिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है न्यूज़ है हमारी इस असर रिपोर्ट से रिलेटेड। इसमें और भी न्यूज़ आती रहेगी, इसको हम एक अलग आर्टिकल में आपके सामने कवर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये असर रिपोर्ट से संबंधित जो रिपोर्ट आती है ये एजुकेशन के ऊपर, इससे कई एग्जाम्स में अभी आपका यूपी पीसीएस भी आने वाला है, तो इन सब में प्रश्न बनने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है इस रिपोर्ट के उससे। तो हम इसको सोचेंगे कि आपको एक सेपरेटली कोई एक वीडियो ला करके छोटा सा जिसमें इसकी सारी की सारी डिटेलिंग हो, वो वहाँ पर हम आपको इसकी सारी चीज़ों को समझा दें, ठीक है। तो चलिए हम आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपने अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला आर्टिकल क्या है, यहाँ पे मैंने आपको प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न यही है कि अभी मैंने आपको बताया था, आपको यहाँ से उत्तर निकाल के बताना है। ये आपके वर्ल्ड मैप का क्वेश्चन है। नौरू आइलैंड कहाँ पर स्थित है, आपको ये बताना था नौरू आइलैंड कहाँ पर स्थित है। आपके ऑप्शंस क्या हैं, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, डी अटलांटिक महासागर में, सी अटलांटिक सागर में, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका ये था प्रश्न, आपको जो है बताना है कि इसमें से सही उत्तर क्या है। हम आपको इसका लास्ट में उत्तर भी बताएंगे। अगले आर्टिकल की तरफ, आर्टिकल हो गया है हमारा समाप्त इसका। आइए हम आपको जो है उत्तर भी बता ही देते हैं। उत्तर क्या है हमारा, ये है नौरू आइलैंड आपका, ठीक। नौरू आइलैंड कहाँ है, यह रहा आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट। ये है आपका पैसिफिक ओशन। तो आपका नौरू आइलैंड कहाँ पे पड़ता है, नौरू आइलैंड आपका पड़ता है पैसिफिक ओशन में, ठीक है। ये है आपका पैसिफिक ओशन, ये है आपका नौरू आइलैंड, और यही नौरू आइलैंड के बारे में हमने बात करी थी जो कि अपने संबंधों को चाइना, ताइवान के ताइपेई से हटा करके चाइना के पास जो है उसको जोड़ने का प्रयास कर रहा है। तो ये आपका सारा का सारा रहा क्वेश्चन। आप यहाँ पे इसकी थोड़ी और भी चीज़ों को देख सकते हैं। ये है आपका जावा सी, ये है इंडोनेशिया, ये है फिलीपींस, ये है मलेशिया, और इसके उधर जाएंगे तो आपको मिलेगा अपना इंडिया, और ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे है आपका कोरल सी, और यहीं पे ही है आपका ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक। और तस्मान सी कहाँ पे है, ये है, और ये रहा आपका न्यूजीलैंड,
ठीक, तो ये मैंने आपको कुछ कुछ और चीज़ें एडिशनल बता दी हैं। तो ये रहा हमारा आज का आपका आर्टिकल द हिंदू का, आप इसको देखिए और इसमें से जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको पिक करने की कोशिश कीजिए। हम अपने अगले सेशन में भी, कल के सेशन में भी आपको कोशिश करेंगे कि और जल्दी आपको हम न्यूज़ प्रोवाइड करवा दें, और आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए। हमारे यहाँ चैनल पे और भी कई ढेर सारी न्यूज़ेस चल रही हैं, और RO UPPCS से लेकर के परीक्षाओं से संबंधित कई क्वेश्चंस और PYQs चल रहे हैं, तो आप उनको भी देखिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। इसी के साथ हम जो है आज का अपना ये सेशन समाप्त करते हैं, आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे इस नोटबुक IAS चैनल को देखते रहिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। खाते पीते मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।